1857 के युद्ध की तैयारी 1856 में शुरू हुई जब लाल कमल के फूल पलटन को भेजे गए। 1856 के अंत में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कुछ अजीबोगरीब प्रथाएं सामने आने लगी। लाल कमल के फूलों को उन चौकियों में बांटा गया था जिनमें मूल निवासी इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री या पैदल सेना सेना की एक सामान्य शाखा है जो पैरों पर सैन्य युद्ध में जुड़ी होती है। इस शाखा के सैनिक दुश्मन के साथ काफी करीब से लड़ते हैं, इस कारण ये शाखा काफी फिजिकल फिटनेस की मांग करती है। 1856 में फूल बांटने के बाद सूबेदार सैनिकों को लाइन में खड़ा कर देता है और फिर पहले सैनिक को एक फूल देता है जो उसे पकड़कर वहां खिंची रेखा के नीचे से गुजार देता था और आखिरी वाला फूल लेकर स्टेशन से निकल जाएगा। साथ ही कहीं और एक गांव में चपातियों का एक बंडल कमल के फूल के साथ गया और इस अंग्रेजी शासन के तहत अगले गांव में चपातियों को भेजने के निर्देश के साथ प्रमुख को सौंप दिया। इन कमल और चपाती की घटनाओं के बीच सैनिकों का नारा सब कुछ लाल हो जाएगा से सब कुछ लाल हो गया में बदल जाता था। 1857 में हुए सैनिक विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। हालांकि यह सफल ना हो सका, लेकिन भारतीयों के दिल में आजादी का दीप जला गया। इसकी शुरुआत मंगल पांडे से हुई, लेकिन धीरे धीरे करके इससे कई सेनानी जुड़ते चले गए। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कई सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्हीं सेनानियों में से एक रामचंद्र पंडुरंग तोपे भी थे। 1857 में जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो रामचंद्र, रानी लक्ष्मीबाई, अवध के नवाब और मुगल शासकों ने भी बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का असर धीरे धीरे साउथ इंडिया तक भी पहुंचा। इसमें रामचंद्र ने कई भूमिकाएं निभाई। वे नाना साहेब के दोस्त, दीवान, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के पदों पर भी अपनी सेवाएं देते रहे। लेकिन ये कुछ समय तक चला और कुछ समय तक रामचंद्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में भी काम किया था। परंतु स्वतंत्रता और स्वाभिमानी स्वभाव के लिए अंग्रेजों की नौकरी असहाय थी, इसीलिए बहुत जल्दी उन्होंने उस नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस आ गए। कहते हैं तोपखाने में नौकरी के कारण उनके नाम के साथ तोपे जुड़ गया और बाजीराव ने रामचंद्र को एक बेशकीमती और नायाब टोपी दी थी। रामचंद्र इस टोपे को बड़े चाव से पहनते थे। साथ ही वहां लोग उन्हें स्नेह से तात्या के नाम से पुकारते थे। अतः उन्हें उस टोपी को बड़े ठाट बाट से पहनने के कारण लोग उन्हें तात्या टोपी या तात्या टोपे के नाम से पुकारने लगे। तात्या को सेना के नेतृत्व का कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन वो लगातार कोशिश करते रहे और ये भी प्राप्त कर लिया। जब 1857 में दिल्ली में विद्रोह हुआ तो लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य भी 1858 में आजाद हो गए। इसके साथ ही दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, गोंडा जैसे इलाके भी अंग्रेजी हुकूमत से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा था। सन 1857 के संग्राम की लपटें जब कानपुर पहुंची तो सैनिकों ने नाना साहेब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया। तात्या टोपे को नाना साहेब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। तात्या टोपे ने नाना साहेब की सेना को पूरी तरह से संभाला था। टोपे ही सेना में सैनिकों की नियुक्ति, प्रशासन और उनके वेतन का पूरा ब्यौरा रखते थे और ये सब उन्हीं की देखरेख में हो रहा था। उन्हें बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता था। वे तेजी से सभी फैसले लेते थे। ऑपरेशन के दौरान सैनिकों द्वारा आवश्यक भोजन की योजना बनाने में मदद करने के लिए कमल के बीज और रोटी के मोहरे के ग्राम प्रधानों को योजना पद के साथ दिया गया था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम बाद में रेड लोटस पड़ा। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की सेना ने कानपुर पर हमला किया तब तात्या बहादुरी से लड़े, परंतु 16 जुलाई 1957 को उनकी पराजय हुई और उन्हें कानपुर छोड़ना पड़ा। तात्या ने दोबारा सैनिक ताकत जुटाकर बिठूर को केंद्र बनाया। इस बीच हेवलॉक ने फिर हमला कर उनकी सेना को पराजित कर दिया। तात्या ने यहां से निकलकर ग्वालियर कंटिंजेंट रेजिमेंट को अपनी ओर मिलाया और नवंबर 1857 में कानपुर पर हमला किया। इस तीव्र आक्रमण से ब्रिटिश सेना के पांव ही उखड़ गए, लेकिन एक क्षणिक विजय के बाद 6 दिसंबर को ब्रिटिश सेना ने तात्या को पराजित कर दिया। तात्या ने खारी पहुंचकर फिर सेना और तोपें जुटाई और 22 मार्च को करीब 20,000 सैनिकों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की मदद को पहुंच गए। यहां अंग्रेज सेना हारी, लेकिन कालपी में फिर तात्या को हार का मुंह देखना पड़ा।
वे ग्वालियर चले गए और महाराजा जयाजी राव सिंधिया की फौज को मिलाकर फिर ब्रिटिश सेना पर हमला किया और ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया। यहां झांसी की रानी तात्या और राव साहिब ने नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया, मगर ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज ने फिर हमला किया और फूलबाग के पास हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को शहीद हो गई। इसके बाद तात्या 10 माह तक अंग्रेजों पर छापामार हमले करते रहे, मगर अंग्रेज कभी उनके पकड़ नहीं पाए। इसके बाद तात्या की लड़ाई अंग्रेजों से कंकरों वाली, ब्यौरा, देवस और शिकार में हुई, जहां उन्हें पराजित होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने परौन के जंगल में शरण ले ली। यहां नरवर के राजा मानसिंह के विश्वासघात से 8 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने उन्हें सोते हुए पकड़ लिया। वीर मराठा देशभक्त को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तोपे को 1859 में एक गद्दार की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश की शिवपुरी जेल की बैरक 4 में 2 बार फांसी दे दी गई थी। ऑपरेशन रेड लोटस के मुताबिक तात्या कभी पकड़े नहीं गए थे, लेकिन कई का मानना है कि अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़े व्यक्ति तात्या टोपे असल में थे ही नहीं, बल्कि एक हमशक्ल था जिसे नरवर के राजा मानसिंह ने अंग्रेजों को सौंपा था। तात्या टोपे का शौर्य केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में तक फैला। यही वजह थी कि उन्हें उनके समकालीन इटली के महान योद्धा गैरीवाल्डी के समान माना गया। उन्हें कई विदेशी ऐतिहासिक भारत का गैरीवाल्डी भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश कर्नल मालिसन ने लिखा था कि तात्या टोपे चंबल, नर्मदा और पार्वती की घाटियों के निवासियों के हीरो बन गए हैं। सच तो यह है कि तात्या सारे भारत के ही हीरो बन गए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक हीरो की कहानी हमें RRR2 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए कि आप RRR2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।